बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग भारत की खोज जो पूरक पुस्तक है हिंदी की, नेहरू जी के द्वारा लिखी गई, तो इसका हम लोगों ने पहला अध्याय पिछले वीडियो में पढ़ा था। और उसमें नेहरू जी के 9वीं जेल यात्रा का वर्णन है। और इस पाठ के माध्यम से नेहरू जी का कहना है कि मनुष्य के मानस पटल पर अपनी संस्कृति और सभ्यता की जो पुरानी छाप रहती है वह अच्छी और बुरी दोनों ही रूपों में प्रभावित करती है। अहमदनगर के किले में नेहरू जी को 1942 से 45 तक रखा गया था, 1945 तक रखा गया था और वहीं पर उन्होंने ये लेखन कार्य किया था। तो उसके बाद हम लोगों ने दूसरा अध्याय तलाश से शुरू किया। और तलाश में जो है नेहरू जी ने भारत के अतीत को, भारत के जब उन्होंने लिखने के बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में भारत के अतीत की बहुत जानकारी मिलती है। और इसके बाद उससे पहले जो है वो भारत के अतीत के बारे में इस दूसरे अध्याय के माध्यम से वे भारत के अतीत में ऐसी दृढ़ शक्ति रही थी कि उसे कोई जो है नष्ट नहीं कर सकता था। यदि हम 5000 साल पीछे मुड़कर देखें तो पाते हैं कि भारत का मुकाबला पूरा संसार नहीं कर सकता। जनसंख्या का विशाल समूह होने के बावजूद भारत में मजबूती के साथ एकजुटता दिखाई देती है। तो ये यहाँ पे भले ही जनसंख्या अधिक है लेकिन यहाँ लोगों में एकता भी बहुत है। तो नेहरू जी इस पाठ के माध्यम से कहते हैं कि बीते हुए सालों में उनका ये प्रयास रहा है कि वे भारत को समझें और उसके प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें। कभी कभी उनके मन में यह भी विचार आता था कि आखिर भारत क्या है, यह भूतकाल की किन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है, उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। भारत उनके खून में रचा बसा था। उन्होंने भारत को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखा था। अब वह अपनी शक्ति को खो दिया है? क्या भारत ने अपनी शक्ति को खो दिया है? भारत इतना विशाल जन समूह होने के बावजूद भारत के पास कुछ ऐसा है जिसे जानदार कहा जा सके। इस आधुनिक युग में तालमेल किस रूप में बैठता था? तो यहाँ पर इस अतीत की झांकी के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू ने भारत के अतीत के बारे में कहने का प्रयत्न किया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा आखिर में कौन सा विशेष तत्व था जो भारत की जो है इसके अस्थायी रूप से टिके रहने के लिए जो कारण है। तो अभी हम लोग पेज नंबर 5 पर पढ़ रहे हैं। दूसरा अध्याय तलाश, भारत के अतीत की झांकी, जैसा कि यहाँ लिखा है भारत के अतीत की झांकी। और इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था 4 अनुच्छेद के करीब हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर कुछ एक ऐसा विशेष तत्व आखिर में है जो इसे टिका के रखा है। तो पेज नंबर 5 से हम शुरू करते हैं कि मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थीं जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। विकसित सभ्यता का मतलब है कि जो व्यवस्थित ढंग से रहते थे, उन्होंने पूरा अच्छी तरह से इंतज़ाम किया था अपनी सुख सुविधा के लिए और अपने जो है जीवन को सरल तरीके से बिताने के लिए। तो इनके अस्थायी रूप से टिके रहने का
कारण है, इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। तो फारस, मिस्र, ग्रीस, यहाँ तक हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उससे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? मतलब कि कई देशों से संपर्क होने के बाद भी ये दूसरी संस्कृतियों से भी मिला और दूसरी संस्कृति वाले भी इससे मिले, लेकिन भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो अपनी संस्कृति को, अपनी सांस्कृतिक आधार को बनाए रखा। तो यहाँ पर जो परंपरा थी, जो यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा थी, वो वैसी की वैसी ही चलती रही, उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ ग्रंथों का भी अध्ययन किया इसे जानने के लिए, क्योंकि उनको इसके बारे में सही जानकारी लिखनी थी। तो वे कहते हैं कि मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। तो जवाहरलाल नेहरू के मन पर, उनके मस्तिष्क पर इनके विचारों के, उन ग्रंथों से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो जाना, उसमें जो है वो बहुत प्रभाव डाला। और मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे। तो उन्होंने ऐसे पराक्रमी, यानी कि जो बहुत साहसी थे, जिन्होंने साहस किया यहाँ की यात्रा करने का, तो उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। तो ऐसे लोगों के साथ उन्होंने यात्रा की। और मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों, मिथक कहते हैं जो जिसके बारे में अफवाह होती है और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है, और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। तो यहाँ पर मिथक से मतलब होता है कि जिनके बारे में सुना जाता है। तो ऐसे जो है शब्दों को उन्होंने उसके बारे में जाना। और यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं जैसे कि विश्लेषण, समृद्धि। समृद्धि का अर्थ होता है पराक्रम, संपन्नता। और दास्तान कहते हैं आप बीती। दास्तान कहते हैं, दास्तान आप बीती, नहीं कि उनके ऊपर क्या बीती है। उन्होंने जब यात्रा किया और एक जगह से दूसरी जगह गए तो उनके ऊपर क्या बीती, उनकी क्या कहानी रही। तो ये दास्तान का मतलब है। और दंत कथाएं कहते हैं कि लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, दंत कथा। तो दंत कथाएं कहते हैं
लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। तो ये दास्तान, दंत कथाएँ और मिथक कहते हैं अविश्वसनीय घटनाएँ। मिथकों का अर्थ है जिस पर विश्वास न किया जाए। अविश्वसनीय घटनाएं, इसको मिथक कहा जाता है। तो यहाँ पर पराक्रमी का सभी को मतलब मालूम है। पराक्रमी यानी कि वीर। पराक्रमी का अर्थ होता है वीर। और आगे जो शब्द आने वाला है जिसमें कि तादाद कहते हैं बड़ी संख्या। तादाद यानी बड़ी संख्या। तो इस तरह से यहाँ पर ये वर्णन आया कि पुराने मिथकों यानी कि पुरानी जो कही सुनी घटनाएं होती हैं, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास भी लोग करते हैं, नहीं भी करते हैं। तो ऐसे मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ, दंत कथाएँ लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है, यानी कि वे एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है और उसके बारे में साहित्य में भी लिखा जाता है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। कहने का मतलब ये है कि भारत की नदियाँ बहुत ही आकर्षित करती थी नेहरू जी को और वे यहाँ के इतिहास के बहुत सारे इतिहास के बारे में जानकारियाँ देती थी। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हज़ारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफ़िले और फ़ौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मपुत्र नाम की नदी जो है वो अभी भी पुरानी कहानियों में उसका नाम आता है और ये जो है पहाड़ियों के बीच, दरारों के बीच से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच वह शांत होकर बहती है। तो यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। यमुना नदी के किनारे भी जो है वो बहुत सारे नृत्य और उत्सव मनाए जाते हैं और जिसने भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में
तादाद का मतलब होता है बड़ी संख्या। लाखों की तादाद मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। और अभी भी गंगा के किनारे, घाटों पर, उसके तटों पर बहुत भीड़ होती है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। गंगा की कहानी जो है यहाँ के धार्मिक ग्रंथों में भी और यहाँ के और भी जो है ऐतिहासिक वर्णन में भी इसका वर्णन आता है। तो इस तरह से यहाँ पर नेहरू जी ने नदियों के बारे में कहा और वो कहते हैं कि पुराने जितने भी मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों, स्मारक कहते हैं याद में बनाए जाने वाले, और भग्नावशेष कहते हैं टूटे हुए अवशेषों को, और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर पुरानी चीज़ों के टूटे फूटे बचे टुकड़े को भग्नावशेष कहते हैं। भग्नावशेष पुरानी चीज़ों के टूटे फूटे जो है अवशेष, बचे टुकड़े, टूटे फूटे बचे टुकड़े, टुकड़ा यानी कि भाग, जो भाग टूट फूट कर जो उसका बचा भाग है तो उसे भग्नावशेष कहते हैं। भग्न का मतलब होता है टूटा। तो इस तरह से यहाँ पर यह शब्द आया है। तो पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। यानी कि जितनी भी इमारत और जो अवशेष थे वो भारत की कहानी कह रहे थे। मैं अपने शहर इलाहाबाद के रहने वाले थे नेहरू जी। तो वो कहते हैं कि मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। वैसे ही जैसे हज़ारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। गो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। तो मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। तो इस तरह से यहाँ पर नेहरू जी ने इसके माध्यम से यहाँ पर जो वर्णन आया है कि भारत के अतीत की झांकी जो यहाँ पे बताई गई है, तो इसमें जो है नेहरू जी जब भी वो इलाहाबाद या हरिद्वार में कुंभ के पर्व में जाते थे तो वहाँ विदेशियों ने भी इनके पर्वों के बारे में लिखा है। और 2500 वर्ष पहले दिया महात्मा बुद्ध का उपदेश भी, यहाँ पर महात्मा बुद्ध का भी उपदेश दिया गया था। तो विदेशियों में भी ये जो है बहुत रुचि रहती थी। उन्हें इस बात की हैरानी थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था है जो भारतीयों को कई पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर ये वर्णन मिलता है गंगा नदी का और यमुना नदी का। तो
आगे नेहरू जी कहते हैं कि मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा, यानी कि उनको इन सब चीज़ों पर विश्वास होने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें ज़िंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। यानी कि नेहरू जी जब यहाँ आए तो उन्हें जो है दूर से ही ऐसा महात्मा बुद्ध के उपदेशों की ध्वनि उनको सुनाई पड़ने लगी। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सिकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। शाश्वत समस्याओं का मतलब है कि जो हमेशा रहने वाली समस्याएं हैं, तो जो बहुत ही सामान्य हैं और हमेशा रहने वाली हैं, तो ऐसी समस्याओं का हल वो खोज रहा था। तो इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी, लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती थी। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। तो इस तरह से नेहरू जी ने इन झांकियों को देखा, उनके बारे में जाना और महात्मा बुद्ध के विचारों को उन्होंने समझा। भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता मतलब लगातार, जो लगातार चलती रहे, तो उसकी निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। तो ऐसे जो है ये परंपराएं जो है उस पर गहरा प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ पर शिलालेख जो है आस्था यानी कि विश्वास और अंतर्दृष्टि यानी अंदर तक पहचान पाने की शक्ति। तो लिखित प्रमाण जो है वो पाषाण स्तंभ, पत्थर के खंभे को कहते हैं, और शिलालेख जो है वो पत्थरों पर लिखे गए लेख हैं। तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि कहते हैं अंदर तक पहचान पाने की शक्ति। अंतर्दृष्टि कहते हैं अंतर्दृष्टि का अर्थ होता है कि अंदर तक पहचान पाने की शक्ति।
अंदर तक पहचान पाने की शक्ति, अंदर तक पहचान पाने की शक्ति, अंतर्दृष्टि। और तत्काल का मतलब होता है उसी समय, तत्काल उसी समय। और जो और भी ऐसे शब्द आए हैं, फासला कहते हैं दूरी को, फासला मतलब दूरी। फासला का अर्थ है दूरी। और पाषाण स्तंभ कहते हैं पत्थर के खंभे को, पाषाण स्तंभ पत्थर के खंभे, पत्थर के खंभे को कहते हैं पाषाण स्तंभ। और शिलालेख कहते हैं पत्थरों पर लिखे गए लेख, शिलालेख मतलब पत्थरों पर लिखे गए लेख, शिलालेख पत्थरों पर लिखे गए लेख, पत्थरों पर लिखे गए लेख शिलालेख। तो इस तरह से। और परंपरा रीति रिवाज को कहते हैं। और स्रोत कहते हैं प्राप्य स्थान को। और पतन का अर्थ होता है गिरावट। स्रोत कहते हैं प्राप्य स्थान, स्रोत प्राप्य स्थान। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे विलक्षण यानी कि अलौकिक। तो इस तरह से इन सब का जो है प्रभाव पड़ता है भारत की शक्ति और सीमा। अब हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे भारत की शक्ति और सीमा। दूसरा है इसका तलाश का, भारत की शक्ति और सीमा। तो इसमें जो है शक्ति कहते हैं ताकत को, और सीमा यानी कि एक हद तक जो है वो रहना। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। भारत के जो स्रोत हैं, भारत की शक्ति के जो स्रोत हैं और उसके पतन यानी कि उसमें गिरावट आना, नष्ट होना, और नाश के कारणों की, उसके पतन यानी कि उसमें कमियां आना और उसके नष्ट होने के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। यानी कि उसके कारण जो है वो बहुत लंबे हैं और उसकी खोज जो है वो बहुत लंबी है और उलझी हुई है, यानी उसे समझना कठिन है। पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट हैं। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक ज़माने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। अब यहाँ टेक्निकल जो बातें थीं वो भारत के पास नहीं थी, और तकनीकी जिसको कहते हैं मशीनों से संबंधित और टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो वो तकनीकी के विकास में कार्य करने में भारत पीछे रह गया और यूरोप आगे बढ़ गया। तकनीकी प्रगति जो है वो यूरोप ने ज़्यादा की।
इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। तो पश्चिमी यूरोप के देशों को जो है वो सैनिक बल मिल जाने से वे आगे बढ़ने लगे और पूरब पर उन्होंने अधिकार कर लिया, जो उनके लिए आसान हो गया। तो यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना यानी कि इस मुश्किल को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है।